आज की कहानी एक ऐसे चोर के बारे में है जिसने बैंक रॉबरीज की दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, क्योंकि बैंक रॉबरीज के मामले में इसने दुनिया के बड़े से बड़े और शातिर चोर को पीछे छोड़ दिया। वैसे तो ये चोर पेशे से एक इंजीनियर था, मगर महज एक मोटरसाइकिल और रिवॉल्वर की मदद से उसने 50 बैंक लूटे और पुलिस उसे 30 सालों तक नहीं पकड़ पाई। हालांकि इन सभी चोरियों में उसने पुलिस के लिए एक पैटर्न भी छोड़ा, और वो ये था कि वो अपनी सभी चोरियों को फ्राइडे की शाम को अंजाम देता था। मगर इसके बावजूद भी पुलिस उसे 30 सालों तक ढूंढती रही और वो हर बार चोरियां करके गायब हो जाता। इन चोरियों के बाद भागने का जो तरीका उसने अपनाया वो इतना परफेक्ट था कि पुलिस उसके खिलाफ ना तो कभी कोई सबूत इकट्ठा कर पाई और ना ही कोई सुराग ढूंढ पाई जो उन्हें उस चोर तक पहुंचा सके। तो आखिर कौन था ये इंजीनियर? ऐसा क्या हुआ जिसने उसे एक इंजीनियर से अमेरिका का मोस्ट वांटेड चोर बनाकर रख दिया? और क्या वो 30 साल बाद पुलिस के हाथ लगा या अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है? ये कहानी कार्ल गुगेजन नाम के एक शख्स की, जिसे फ्राइडे नाइट रॉबर के नाम से भी जाना जाता है। कार्ल का जन्म 12 अक्टूबर सन 1947 में पेंसिल्वेनिया में हुआ और उसका बचपन भी दूसरे बच्चों के बचपन की तरह खेलते कूदते गुजरा। मगर 15 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी के रास्ते और जीने के मकसद को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सन 1962 की एक सुबह वो एक शॉप पर पहुंचता है, जहां वो शॉप ओनर से कुछ खाने पीने का सामान निकालने के लिए कहता है। इसी दौरान कार्ल की नज़र कैश लॉकर पर पड़ती है, जो आधा खुला हुआ था और जिसमें बहुत सारा कैश रखा हुआ था। ये देखते ही कार्ल की नीयत बदल जाती है और अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो किसी तरह इस कैश को लूट ले। चूँकि शॉप ओनर उस सामान को निकालने में लग जाता है जो कार्ल ने उसे बताया था, और इसी दौरान कार्ल वहाँ रखी एक छुरी उठा लेता है और लॉकर से सारा कैश लूटने लगता है। ये देखते ही शॉप ओनर उस पर जोर से चिल्लाता है, मगर कार्ल उसे छुरी दिखाते हुए कहता है कि अगर वो आगे आया तो वो उसे छुरी से मार देगा। कार्ल को इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो शॉप ओनर अपनी पैंट के पीछे एक गन रखे हुए है, और वो फ़ौरन अपनी गन निकालकर कार की तरफ फायर कर देता है। बंदूक से निकली गोली सीधा कार्ल के पैर में जाकर लगती है, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है और महज कुछ ही देर में पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद उसे सीधा हॉस्पिटल भेजा गया, जहां कई दिनों तक उसका ट्रीटमेंट चला, और हॉस्पिटल से निकलते ही 18 महीनों के लिए उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है, जहां वो अपनी सज़ा काट सके। जुवेनाइल सेंटर में अपनी सज़ा पूरी करने के बाद कार्ल जब बाहर आया तब तक वो 17 साल का हो चुका था, और अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो कभी दूसरे बच्चों की तरह एक आम जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। इस सज़ा ने उसके दिमाग पर इतना बुरा और गहरा असर किया कि उसने जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर से निकलते वक्त ही ये फैसला कर लिया था कि वो क्राइम का रास्ता चुनेगा, और चूंकि वो पहली बार चोरी करते हुए पकड़ा गया था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो बड़ी चोरियों को अंजाम देगा। अब कार्ल चोरियां करने के लिए अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू कर देता है ताकि वो हर चोरी को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सके। मगर सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि इस दौरान उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक आम स्टूडेंट की तरह ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था, ताकि किसी को उस पर कोई शक ना हो। सन 1970 आते आते कार्ल का एडमिशन पेंसिल्वेनिया की विलानोवा यूनिवर्सिटी में हो जाता है, जहां वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगता है और साथ ही साथ आर्मी में भर्ती होने की तैयारी भी करने लगता है। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करते ही कार्ल को यूएस आर्मी में जॉब मिल जाती है, और वो नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में आर्मी बटालियन ज्वाइन कर लेता है, जहां उसे स्पेशल फोर्सेस में काम करने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाने लगती है। कार्ल ने अपनी आर्मी सर्विसेज के साथ साथ पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से सिस्टम एनालिसिस में मास्टर डिग्री भी हासिल कर ली, और अब ऐसा लग रहा था कि कार्ल अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी दिशा में ले जा रहा है। मगर हर कोई इस बात से बेखबर था कि खाली वक्त में कार्ल बैंक रॉबरीज पर लिखी गई बुक्स को पढ़ता था, ताकि वो बैंक रॉबरीज के अलग अलग तरीकों के बारे में जान सके और उन पर रिसर्च कर सके। इन बुक्स को पढ़ने के दौरान उसे इस आइडिया ने बहुत रोमांचित किया कि कैसे वो परफेक्ट चोरियों को अंजाम दे सकता है, ऐसी चोरियां जो एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ अंजाम दी गई हों और उन्हें कोई ना पकड़ सके। हालांकि कार्ल ने इन चोरियों की परफेक्ट प्लानिंग में कई महीने गुजार दिए, मगर इसके बावजूद भी वो 8 बार इन चोरियों को अंजाम देने में फेल हो गया, क्योंकि हर चोरी से पहले डर की वजह से उसकी हिम्मत टूट जाती और वो पीछे हट जाता, जिसकी वजह से उसकी कई महीनों की गई प्लानिंग बर्बाद हो जाती। मगर इसके बावजूद भी वो फैसला करता है कि वो बैंक रॉबरी को अंजाम देकर ही रहेगा। हालांकि कार्ल ने 8 बार फेल होने के बाद 9वीं बार में अपनी पहली बैंक रॉबरी को सन 1973 में नॉर्थ कैरोलिना में अंजाम तो दे दिया था, मगर चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं हुई जैसी उसने प्लानिंग की थी। इस बैंक रॉबरी के बाद जो कार चुराकर वो भागा, उसका पेट्रोल बीच रास्ते में ही ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से उसे वो कार छोड़कर जंगल की तरफ भागना पड़ा और वो पुलिस के हाथ लगते लगते बचा। इस चोरी के बाद वो फैसला करता है कि अब वो और ज़्यादा चौकन्ना रहेगा और अपनी हर प्लानिंग को और ज़्यादा सोच समझ कर करेगा। इस पहली चोरी के बाद कार्ल ने अपनी आर्मी की जॉब छोड़ दी और अब अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आगे की जाने वाली चोरियों की प्लानिंग में लगाने लगा। वो इस बात का खास ख्याल रख रहा था कि कोई भी पहलू प्लानिंग के दौरान उससे छूट ना जाए, ताकि वो एक परफेक्ट चोरियों को अंजाम दे सके। इस प्लानिंग के तहत कार्ल लोकल लाइब्रेरी जाने लगा, जहां वो पूरे शहर के मैप्स को स्टडी करने लगा और बैंक्स के आसपास के एरियाज़ की जानकारी हासिल करने लगा।
वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि बैंक रॉबरी के बाद वो अपने भागने की प्लानिंग पर काम कर सके और ये पता कर सके कि वो किन रास्तों से भाग सकता है जहां पुलिस उसे पकड़ न सके। कार्ल ने अपनी बैंक रॉबरीज के लिए कुछ रूल्स बना रखे थे, जिसमें पहला रूल ये था कि वो चोरी के लिए जो भी बैंक चुनेगा वो किसी रूरल एरिया में हो और पास में जा रही सड़क या हाईवे के करीब हो, और दूसरा रूल ये था कि हर बैंक के आसपास पेड़ और झाड़ियाँ हो जिसमें वो छुप सके। कार्ल के बैंक सिलेक्शन को जो तरीका था उसने उसके पकड़े जाने के चांसेस को बहुत कम कर दिया था, क्योंकि बैंक में चोरी करने के बाद वो इन्हीं पेड़ों और झाड़ियों के बीच छुप जाता और फिर पास में बनी सड़क के रास्ते वहाँ से भाग जाता। कार्ल ने तीसरा रूल जो बनाया था वो ये था कि वो इन बैंक रॉबरीज को उस वक्त अंजाम देगा जब अंधेरा छाने लगे। इसका साफ मतलब था कि वो इन बैंक्स को बंद होने से कुछ मिनट पहले लूटेगा, और खासकर सर्दियों में जब आसमान में अंधेरा जल्दी छाने लगता है। कार्ल जिस बैंक को भी टारगेट करता उसके आसपास की झाड़ी में वो एक सीक्रेट जगह बनाता जहाँ वो चुराए हुए पैसों और चोरी में इस्तेमाल किए गए औजारों को छुपा देता। चोरी को अंजाम देने के बाद कार्ल रोज उस न्यूज़ को देखता जिस पर उसकी चोरी के बारे में बताया जा रहा हो, और तब तक उन पैसों को निकालने वापस नहीं जाता जब तक इस चोरी की खबर न्यूज़ पर ठंडी न पड़ जाए। कार्ल इन पैसों और औजारों को इसलिए छुपाता था ताकि अगर भागने के दौरान वो पकड़ा भी जाए तो पुलिस के हाथ उसके खिलाफ कोई सबूत न लगे। इन पैसों को निकालने के लिए वो कई बार कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक का इंतजार करता था ताकि लोगों का और पुलिस का ध्यान इस चोरी की तरफ से हट जाए और वो आसानी से जाकर उन पैसों को निकाल सके। चूँकि कार्ल दोबारा जाकर सिर्फ पैसे ही निकालता था और दूसरे सबूत जैसे मैप्स, भेस बदलने का सामान और चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार, इन सभी को वहीं दोबारा छुपा देता। कार्ल की यही बारीकी से की गई प्लानिंग ही वो वजह थी कि वो इन चोरियों को अंजाम देने के बाद पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था, क्योंकि वो सारे सबूतों को ज़मीन के नीचे छुपा देता था और सही वक्त आने पर वहाँ से जाकर पैसे निकाल लेता था। कार्ल जिस बैंक को भी टारगेट बनाता वो कई कई दिनों तक उस बैंक के बाहर खड़ा रहता ताकि वो बैंक के एम्प्लॉयज़ के आने जाने की टाइमिंग्स के बारे में पता कर सके और साथ ही साथ बैंक के खुलने और बंद होने की टाइमिंग्स के बारे में जानकारी हासिल कर सके। कार्ल ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि बैंक में जितने कम लोग होंगे उसे लूटना उतना ही आसान होगा, और यही वो वजह थी कि वो बैंक में काम करने वाले लोगों की टाइमिंग्स पर खास नज़र रखे हुए था। कार्ल के चोरियां करने का जो तरीका था वो ये था कि वो बैंक के बंद होने से कुछ देर पहले काले कपड़े और एक मास्क पहनकर बैंक के अंदर घुसता। ये मास्क देखने में बिल्कुल एडी क्रूगर के चेहरे की तरह था, जो कि हॉलीवुड फिल्म का एक कैरेक्टर है, और जो तरीका कार्ल इन चोरियों को अंजाम देने में इस्तेमाल कर रहा था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा फ्रेडी क्रूगर अपनी मूवी में बैंक लूटने के लिए इस्तेमाल करता था। क्योंकि कार्ल फ्रेडी क्रूगर का मास्क पहनकर और उसके तरीके का इस्तेमाल करके इन चोरियों को अंजाम दे रहा था, इसलिए पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी, और साथ ही साथ पुलिस इस कशमकश में थी कि आखिर ये चोर है कौन, और कार्ल उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा था। इन चोरियों के दौरान कार्ल बैंक के अंदर इतने अचानक और इतनी तेजी से घुसता कि बैंक के सभी एम्प्लॉयज़ डर जाते और घबरा जाते। बैंक के अंदर घुसते ही वो अपना रिवॉल्वर निकालकर कैश काउंटर के ऊपर चढ़ जाता और ड्रॉवर में रखा सारा कैश निकालकर अपने बैग में भरने लगता। ये सब कुछ इतना अचानक और इतनी जल्दी होता कि बैंक एम्प्लॉयज़ इससे पहले कुछ समझ पाते वो सारा कैश लेकर बैंक से बाहर निकलता और आसपास की झाड़ियों में जाकर छुप जाता। उसने अपना एक रूल बना रखा था कि वो किसी भी चोरी में 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएगा, और यही वो वजह थी कि पूछताछ में जब पुलिस वाले बैंक एम्प्लॉयज़ से ये पूछते कि वो किधर की तरफ भागा है, तब कोई भी इस बारे में नहीं बता पाता। चोरी करने के बाद कार्ल की झाड़ियों में छुपने की एक वजह और भी थी, और वो वजह ये थी कि इस तरीके से वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता था, क्योंकि पुलिस को लगता था कि वो सड़क के रास्ते भाग गया है और पुलिस उसे अपनी गाड़ियों से ढूंढती रहती। कई साल चली इन चोरियों में सिर्फ एक ऐसा विटनेस था जिसने मास्क के पीछे से कार्ल की आंखों का रंग देख लिया था, और ये सिर्फ एक अकेला सुराग था जो पुलिस को कार्ल के बारे में पता चला था, मगर इससे भी पुलिस को कोई मदद नहीं मिली। हालांकि कार्ल इन सभी चोरियों के दौरान अपने पास गन तो रखता था, मगर इसका इस्तेमाल उसने 30 सालों में बस 2 ही बार किया। पहली बार उससे गोली गलती से चल गई थी, और दूसरी बार उसने अपनी गन का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि सन 1993 में एक चोरी के दौरान जब वो बैंक के अंदर घुसा तब बैंक मैनेजर उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, और तब कार्ल को मजबूरी में उस पर गोली चलानी पड़ी, जबकि ना तो इससे पहले कभी उसने किसी पर गोली चलाई थी और ना ही किसी को मारा था, और दोनों बार ये गोलियां विक्टिम्स के पेट में लगी, मगर वो दोनों बच गए। कार्ल किसी भी बैंक में घुसने से पहले अपनी मोटरसाइकिल झाड़ियों के बीच छुपा देता था, और वो जैसे ही चोरी करके बैंक से झाड़ियों की तरफ पहुंचता वो सबसे पहले सारे सामान को ज़मीन के नीचे छुपाता और फिर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो जाता। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि अपने इसी तरीके की वजह से वो पुलिस को 30 सालों तक चकमा देता रहा और लगभग 50 बैंक लूट को अंजाम दिया। क्योंकि उन सभी चोरियों को फ्राइडे की शाम को अंजाम देता था, इसलिए पूरा अमेरिका उसे फ्राइडे नाइट रॉबर के नाम से जानने लगा, और साथ ही साथ लोग एक दूसरे को उससे जुड़ी कहानियां सुनाने लगे।
इन रॉबरीज में लूटे जाने वाली रकम थी $2 मिलियन, जिसने कार्ल को पूरे अमेरिका के इतिहास का सबसे सक्सेसफुल बैंक रॉबर बनाकर रख दिया। और इन चोरियों में कार्ल ने सिर्फ पेंसिल्वेनिया के ही बैंक्स को नहीं लूटा, बल्कि उसने नॉर्थ कैरोलिना, न्यू जर्सी से लेकर न्यूयॉर्क तक के बैंक्स को लूटा, जिसमें हर बार वो अपने उसी तरीके का इस्तेमाल करके इन चोरियों को अंजाम देता रहा। कोई सबूत हाथ न लगता देख पुलिस को भी अब ये लगने लगा था कि अब वो इस चोर को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। मगर 50 बैंक्स और 30 सालों तक चोरियां करने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से फ्राइडे नाइट रॉबर पुलिस के हाथ लग गया। पेंसिल्वेनिया में सन 2001 की शाम को 2 बच्चे शॉन कैवनाग और टिमोथी फ्लोर्स झाड़ियों में खेल रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक अजीब से पीवीसी पाइप पर पड़ती है जिसका मुंह ज़मीन से कुछ ऊपर निकला हुआ था। वो दोनों जैसे ही उस पाइप का ढक्कन खोलते हैं, उन्हें उस पाइप के अंदर बहुत अजीबोगरीब चीज़ें मिलती हैं। हालांकि कम उम्र होने की वजह से उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, और तभी उन दोनों में से एक शॉन पास खड़े अपने फादर को बुलाकर उन्हें ये दिखाता है। शॉन के फादर ने उस पीवीसी पाइप के अंदर जो देखा उससे देख वो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उस पाइप के अंदर बैंक रॉबरीज के ब्लूप्रिंट थे और साथ ही साथ गन्स को क्लीन करने के इंस्ट्रक्शन की एक बुक थी। शॉन का फादर ये देखते ही फौरन पुलिस को इस बात की खबर देता है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और पिछले 30 सालों में ये पहला सबसे बड़ा सुराग था जो पुलिस को कार्ल तक पहुंचा सकता था। पुलिस उन दोनों बच्चों के साथ उस पीवीसी पाइप तक पहुंचती है और साथ ही साथ झाड़ियों और उसके आसपास के एरिया को खंगालना शुरू करती है। इस छानबीन में पुलिस को एक 3 फीट गहरा बंकर मिलता है, और ये कोई मामूली बंकर नहीं था, बल्कि इसे बहुत सफाई से बनाया गया था, जिसमें आने जाने के लिए ईंटों को सीढ़ियों की तरह लगाया गया था। बंकर के अंदर उतरते ही मानो पुलिस के हाथ कोई खजाना लग गया हो, और वो जैसे ही बंकर के अंदर पहुंचते हैं वहां उन्हें कई पीवीसी पाइप्स और वाटरप्रूफ कंटेनर मिलते हैं, और इसके साथ साथ उन्हें कई बुक्स, मैप्स और बैंक रॉबरीज के ब्लूप्रिंट्स भी मिलते हैं जो अमेरिका के अलग अलग शहरों में अंजाम दी गई थी। ये छानबीन अभी चली रही थी कि तभी पुलिस को बंकर के अंदर से कुछ ऐसा सामान मिला जिसे देख पुलिस के पैरों तले जमीन सरक गई। पुलिस को इस बंकर में 5 गन्स के साथ 500 गोलियां और साथ साथ 8 हैलोवीन मास्क भी मिले, जिसे देख पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि ये सारा सामान उसी फ्राइडे नाइट रॉबर का है जिसे वो लोग पिछले 30 सालों से ढूंढ रहे हैं। कार्ल ने इस पूरे बंकर को अपना एक बेस बना लिया था जहां वो अपनी सभी बैंक रॉबरीज की प्लानिंग और तैयारी करता था, और छानबीन में मिले सामान से पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया था कि कार्ल की प्लानिंग बेहतरीन होने के साथ साथ काफ़ी खतरनाक भी थी। इस बंकर के मिलने के बाद पुलिस ने अलग अलग जगहों पर और बंकर्स की तलाश भी शुरू की, जहां उन्हें छुपे हुए दूसरे बंकर्स भी मिले, जिसमें उन्हें चोरी के सामान के साथ साथ मार्शल आर्ट्स बुक और एक मार्शल आर्ट्स स्कूल का एडमिशन फॉर्म भी मिला, जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था सिवाय उस मार्शल आर्ट्स स्कूल के एड्रेस के। ये एडमिशन फॉर्म पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सुराग था जो उन्हें सीधा कार्ल तक लेकर जाने वाला था, और पुलिस इस एडमिशन फॉर्म पर लिखे एड्रेस की मदद से उस मार्शल आर्ट्स स्कूल तक पहुंचती है जो बंकर से बहुत करीब था। वहां पहुंचने के बाद वो मार्शल आर्ट्स स्कूल के ओनर से पूछते हैं कि क्या उनके स्कूल में कोई ऐसा शख्स कराटे सीखने आता है जो अधेड़ उम्र का हो और फिजिकली फिट हो। इस सवाल के जवाब में ओनर उन्हें बताता है कि उनके यहाँ एक स्टूडेंट है जिसका नाम कार्ल गुगेजियन है, जिसकी उम्र 56 साल है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि वो ब्लैक बेल्ट में एक्सपर्ट है। ये सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि हो ना हो यही वो शख्स है जिसकी उन्हें तलाश है, मगर अभी पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वो कार्ल को इन चोरियों के साथ लिंक कर सकें, और इसीलिए पुलिस और ज़्यादा सबूत जुटाने के लिए कार्ल गुगेजियन की तहकीकात में लग जाती है। पुलिस अब कार्ल को गिरफ्तार करने के बहुत करीब थी, जिसके बाद उनके हाथ वो चोर लगने वाला था जो अमेरिका के लोगों के लिए एक पहेली था और जिसे पिछले 30 सालों तक वो लोग नहीं पकड़ पाए थे। पुलिस को जैसे ही कार्ल के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, उन्होंने कार्ल को 7 फरवरी सन 2002 को गिरफ्तार कर लिया, और अब फ्राइडे नाइट रॉबर के नाम से मशहूर चोर उनके हाथ दब चुका था। ये गिरफ्तारी फिलाडेल्फिया की एक लाइब्रेरी से हुई, जहां बैठकर कार्ल घंटों मैप्स को कॉपी करता था और उन्हें स्टडी करता था। पुलिस ने जब उस मार्शल आर्ट स्कूल के एडमिशन फॉर्म पर मिले फिंगरप्रिंट्स को कार्ल की फिंगरप्रिंट से मैच किया तो वो भी आपस में मैच हो गए। गिरफ्तार होने के बाद कार्ल बहुत शॉक में था, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस उस तक पहुंची कैसे, और वो कोई भी सवाल का जवाब देने से मना कर देता है। मगर जब पुलिस सख्ती दिखाना शुरू करती है तो वो अपनी सभी चोरियों को कबूल कर लेता है। 30 सालों तक चली इन चोरियों में सबसे हैरत अंगेज पहलू जो सामने आया वो ये था कि कार्ल की फैमिली और उसके करीबी लोगों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो अमेरिका का एक मोस्ट वांटेड चोर है, और साथ ही साथ वो एक दोहरी जिंदगी जी रहा है। और यही वो वजह थी कि जब उन्हें कार्ल की असलियत के बारे में पता चला तो कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि वो एक चोर है। बहरहाल पुलिस कार्ल को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लेती है, जहां उन्हें यह पता चलता है कि कार्ल महज एक शातिर चोर ही नहीं है, बल्कि वो अपनी कम्युनिटी का एक इज्जतदार मेंबर भी है जो दूसरे लोगों की तरह एक आम और अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। पुलिस को जो सवाल सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था वो ये था कि आखिर वो ऐसी कौन सी वजह थी जिसने कार्ल को इतना बड़ा चोर बनने पर मजबूर कर दिया। और पुलिस ने जब तहकीकात के दौरान उससे यही सवाल किया तब कार्ल ने उन्हें वो कहानी सुनाई जिसे सुनकर पुलिस हक्का बक्का रह गई।
काल पुलिस को बताता है कि जब वो 15 साल का था तब उसे एक चोरी के जुर्म में 18 महीनों के लिए जुवेनाइल सेंटर भेज दिया गया था। चूँकि उसने एक शॉप पर पैसे लूटने की कोशिश की थी और ये उसका पहला जुर्म था, मगर ना तो उसकी उम्र का कोई ख्याल किया गया और ना ही उसे एक चांस देकर छोड़ा गया और इसी बात को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाया और तभी उसने फैसला कर लिया था कि वो बैंक रॉबरीज को अंजाम देगा। काल का बयान सुनने के बाद पुलिस वाले जितने हैरत में थे उतना ही उन्हें उस पर तरस भी आ रहा था और उन्हें ये लग रहा था कि कैसे महज एक छोटे से क्राइम ने एक बच्चे को मोस्ट वांटेड चोर बना दिया। हालांकि कोर्ट उसके साथ थोड़ी नरमी बरतते हुए उसे वार्निंग देकर छोड़ भी सकता था, मगर बचपन में मिली सज़ा ने उसके ज़िंदगी को देखने के नज़रिए को ही बदल कर रख दिया। गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही काल का कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है और चूंकि वो पूरे अमेरिका में फ्राइडे नाइट रॉबर के नाम से जाना जाता था, इसलिए उसे देखने के लिए कोर्ट के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है। पुलिस ने भी काल का चेहरा भीड़ से छुपाने के लिए उसे वही मास्क पहनाया जो वो चोरियों के दौरान पहनता था और उसने वो मास्क तब उतारा जब वो जज के सामने विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हुआ। हालांकि काल ने लगभग 50 चोरियों को अंजाम दिया था, मगर उस पर सिर्फ 5 चोरियों का मुकदमा चला क्योंकि बाकी चोरियों में उसके शामिल होने का कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहले तो काल अपने बयान से मुकर गया जो उसने पुलिस को दिया था और उसने साफ कह दिया कि उसका इन चोरियों से कोई लेना देना नहीं है। मगर जब कोर्ट में उन लोगों को पेश किया गया जिन्हें काल की बैंक रॉबरीज की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था, तब उन्हें देख काल को पछतावा होने लगा और उसने अपना जुर्म कबूल लिया। इस सुनवाई में हर उस बैंक एम्प्लॉय को पेश किया गया जो काल के आतंक की वजह से डरा हुआ था और गुस्से में था और साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। इस सुनवाई के दौरान एक और बैंक एम्प्लॉय को कोर्ट में पेश किया जाता है जिसका नाम था डॉन ब्रेसलर। ये एम्प्लॉय डेलवर काउंटी में एक बैंक का मैनेजर था जिसे काल ने लूटा था और वो काल से कहता है कि जब हम आखिरी बार मिले थे तब तुम्हारे चेहरे पर एक मास्क था और तुमने मुझ पर बंदूक तान रखी थी और अब तुम जेल में हमेशा के लिए सड़ो और तुम्हें भी वैसे ही बुरे सपने आए जैसे मुझे आते हैं। ये सुनते ही काल शर्म और पछतावे की वजह से अपना सर नीचे झुका लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस सुनवाई के बाद जज अपना फैसला सुनाने के लिए कोर्ट को अगली तारीख दे देता है और इसी दौरान फैसले का इंतजार करते हुए काल जेल के अंदर एक अपॉलॉजी लेटर लिखता है उन विक्टिम्स के लिए जो उसकी चोरियों का शिकार हुए थे। अगली सुनवाई में जज के फैसला सुनाने से पहले काल उस अपॉलॉजी लेटर को अपनी जेब से निकालकर पढ़ना शुरू करता है, मगर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में ये लेटर पढ़ता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं हमेशा ये समझता था कि बैंक रॉबरी सिर्फ बैंक्स को नुकसान पहुंचाती हैं और इसमें किसी इंडिविजुअल इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, मगर मैं पूरी तरह गलत था क्योंकि ये बैंक रॉबरीज और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डालते हैं और इस तरह के हादसे उनकी सोच और उनकी ज़िंदगी को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए काल को 115 साल की सज़ा सुनाई, मगर चूंकि उसने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया था इसलिए उसकी सज़ा को कम करके 17 साल कर दिया गया। इस कोऑपरेशन में उसने पुलिस को उन चोरियों के बारे में भी बताया जिसमें पुलिस को काल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। इस बार काल ने पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। उसने पुलिस से कहा कि वो उन्हें ट्रेनिंग वीडियोस बना कर देगा जिसमें वो ये बताएगा कि कैसे उसने इन चोरियों को अंजाम दिया और कैसे इन चोरियों को रोका जा सकता है, और वो इन वीडियोस को पुलिस और FBI की ट्रेनिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो दूसरे बैंक रॉबर्स को आसानी से पकड़ सकें। इन ट्रेनिंग वीडियोस को अमेरिका के हर पुलिस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया ताकि वो इस तरह की बैंक रॉबरीज से निपटने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकें। अपनी सज़ा काटने के दौरान काल ने अपने कैदी साथियों को जेल के अंदर कैलकुलस मैथ्स भी पढ़ाना शुरू किया, जिससे ये पता चलता है कि काल महज एक शातिर और चालाक चोर ही नहीं था बल्कि वो एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी भी था जिसे अपनी नॉलेज दूसरों के साथ बांटने में खुशी मिलती थी। ये जेल अथॉरिटीज़ के लिए भी बहुत चौंकाने वाला था क्योंकि जहां एक तरफ हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स खामोश रहना पसंद करते हैं, वहीं काल पुलिस की मदद कर रहा था और अपने साथी कैदियों के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा था। जेल में अपनी सज़ा के 17 साल काटने के बाद काल 5 मई सन 2017 को जेल से रिहा हो गया और अब तक उसकी उम्र 70 साल हो चुकी थी। क्योंकि काल एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था, मगर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो ये कैसे करे क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमेशा लोगों को उस पर उंगली उठाने के लिए मजबूर कर देता। काल की शोहरत ही उसके लिए मुसीबत की वजह बन गई क्योंकि अब वो जहाँ भी जाता लोग उसे चोर की नज़र से देखते, और हद तो तब हो गई जब हॉलीवुड ने उस पर एक पूरी मूवी बना डाली जिसमें चोरी करने के तरीके को बिल्कुल वैसे ही दिखाया है जैसे काल ने अपनी चोरियों को अंजाम दिया। कनाडा के एक प्रोडक्शन हाउस ने भी काल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसे उन्होंने अपनी सीरीज मास्टरमाइंड में फीचर किया और हूबहू वैसी चोरियों को अपनी क्राइम डॉक्यूमेंट्री में दिखाया, और साथ ही साथ सन 2013 में काल पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनी जिसका नाम था द फ्राइडे नाइट रॉबर। इन मूवीज़ और टीवी शोज़ के ज़रिए काल की जो इमेज दुनिया के सामने आई वो एक बहुत शातिर और चालाक चोर की थी जिसने पूरी दुनिया के इतिहास में अकेले सबसे ज़्यादा बैंक रॉबरीज को अंजाम दिया।
ये थी कहानी दुनिया के सबसे बड़े बैंक रॉबर की, जिसने लगभग 50 बैंक लूटे और 30 सालों तक पुलिस को चकमा देता रहा, मगर महज 2 बच्चों की वजह से वो पुलिस के हाथ लग गया और फ्राइडे नाइट रॉबर के नाम से उसने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।